नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, लगातार हम बात कर रहे हैं कि कोरोना के कहर को अगर रोकना है तो वैक्सीनेशन सबसे अहम हथियार है। आज हम इसी पर बात करेंगे क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन मुहिम की खास शुरुआत की गई, लोगों में जोशो खरोश भी नजर आ रहा है। इसी पर हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर दोपहर की। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीनेशन अहम हथियार। मुल्क में कोरोना के नए मामलों की रफ्तार गुज़िश्ता कुछ दिनों के दौरान कम देखी गई, लेकिन अमवात की तादाद में लगातार इजाफा देखा गया। महकमा सेहत के जरिए जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड अमवात दर्ज की गई। 4500 से ज्यादा अमवात हुई हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2,68,000 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि शिफायाब होने वालों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। 3,89,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मादी शिफायाब हुए। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 32,26,000 से ज्यादा हैं, जबकि अब तक 18,58,09,302 अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। और मुल्क में जारी वैक्सीन की किल्लत के दरमियान मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया। नितिन गडकरी का कहना है कि दीगर कंपनियों को भी वैक्सीन बनाने के लिए लाइसेंस फराहम किया जाना चाहिए ताकि वैक्सीन की पैदावार में मजीद इजाफा हो सके। साथ ही उन्होंने अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जानों के ज़ाय होने पर भी गम और अफसोस का इजहार किया। एक और अहम बात, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी भी हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन तैयार करने जा रही है और इस सिलसिले में उसने तेलंगाना की बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी से हाथ मिलाया है। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन जिनसेन को अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, थाईलैंड और जुनूबी अफ्रीका में इस्तेमाल की इजाजत मिली हुई है। मैंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ये कहा है कि, और मनसुख भाई भी और हम मिलकर भारत सरकार में मोदी जी को भी कहेंगे कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है उसको 10% रॉयल्टी करके कोई जो भी आए वो शुरू कर सके पैंडेमिक में। इस प्रकार का कोई वर्ल्ड लेवल पर कानून होना चाहिए। इसको भी इस प्रकार का धंधा होगा तो लोग मरते रहेंगे, ये कब तक होगा। और हमारे साथ इस वक्त दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए आपसे उनका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव दास गुप्ता, जो कि मेंबर हैं नेशनल AEFI कमेटी से। साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर श्रीभूषण जी, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं निम्स हैदराबाद से। अपने दोनों खास मेहमानों का हम बहुत बहुत वेलकम करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू के खास प्रोग्राम खबर दोपहर में। और सबसे पहले डॉक्टर राजीव दास गुप्ता, आपसे ही हम शुरुआत करना चाहेंगे। वैक्सीनेशन सबसे अहम माना जा रहा है कोरोना की इस लड़ाई में, क्या कुछ कहेंगे? ये सही है कि वैक्सीनेशन एक मेन पिलर है। मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म हम देखें तो, और कई देशों से फिलहाल जो अनुभव है, जिन देशों में काफ़ी मात्रा में वैक्सीनेशन हुआ है वहाँ उन्होंने काफ़ी काबू पाया है कोरोना सिचुएशन पर। लेकिन फिलहाल जो भारत में ताज़ा स्थिति है, जहाँ बहुत तेज़ी से फैल रहा है केसेस, खासकर कुछ राज्यों में या उनमें भी कुछ जिलों में, वहाँ इस समय जो प्राथमिकता है वो है मौत को हम कम से कम रखें, ट्रीटमेंट हम ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएं। बिल्कुल 1-2 हफ्ते की टाइम फ्रेम में बात करें तो वहाँ वैक्सीनेशन इस रफ्तार को कम नहीं कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा भी हम लॉन्ग टर्म देखें या अगले कुछ महीनों की या थर्ड वेव की बात करें तो वहाँ वैक्सीनेशन की जाहिर है बहुत ही अहम भूमिका है। जी, आपने थर्ड वेव की बात करी डॉक्टर साहब, और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि बच्चों के लिए लगातार ये कहा जा रहा है कि ये थर्ड वेव बहुत खतरनाक हो सकती है और बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की तरफ एक अहम कदम भी उठाया गया है। ये भी बहुत जरूरी है कि अभी से इसके ऊपर प्लानिंग की जाए। डॉक्टर राजीव, बच्चों के लिए तो इवन सेकेंड वेव में अगर हम यूके में देखें तो वहाँ काफ़ी मात्रा में बच्चों में ये बीमारी पाए गए और
भारत में भी जो सेकंड वेव, अभी जो वेव चल रहा है, इसमें भी फर्स्ट वेव के तुलना में डेफिनेटली बच्चों की पॉपुलेशन में कोविड की प्रकोप ज़्यादा है जी। और बहुत छोटे बच्चों में भी जो 1 महीने से कम है, नियोनेट्स जो हैं उनमें भी और इंटेंसिव केयर की भी ज़रूरत पड़ चुकी है जी। तो इसलिए दुनिया भर में और भारत में भी वैक्सीन का जो पीडियाट्रिक वैक्सीन है उसका ट्रायल शुरू होने जा रहे हैं। भारत में हम ये आशा कर रहे हैं कि अगले कुछ हफ्तों में इसकी अनुमति मिलेगी। 2 बातें हैं इसमें, एक तो बच्चों में डोजेजेस अलग होता है और बच्चों का इम्यून रिस्पॉन्स भी अलग होता है एडल्ट्स के तुलना में, तो इसलिए इसकी ट्रायल अलग से होता है। इसका जो रेजिमेंट होगा, जो शेड्यूल होगा, उसमें और एडल्ट शेड्यूल में थोड़ा बहुत अंतर भी हो सकता है, लेकिन ये चीजें अगले कुछ महीनों में तय हो पाएगा। जी, तो लगातार इसीलिए हम अपने तमाम डॉक्टर से बात कर रहे हैं ताकि सही तस्वीर हमारे नाज़रीन के सामने आए। हमारे साथ निम्स हैदराबाद से डॉक्टर श्री भूषण जी भी मौजूद हैं। डॉक्टर श्री भूषण जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, एक अच्छी खबर आई थी, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी भी हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन तैयार करेगी। अगर हम हैदराबाद की बात करें तो लगातार कोरोना की लड़ाई में हैदराबाद का बेहद अहम रोल रहा है और अब जॉनसन एंड जॉनसन के आने के बाद भी एक कहीं ना कहीं उम्मीद बंधी है। यस, पहले से ये कोरोना की प्रति हमारा जो शोधन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो हमारा हैदराबाद ये पहले से भी बहुत बेहतरीन रोल ये इसमें वैक्सीन भारत बायोटेक का जो है वो तो डॉक्टर राजीव ने जो बताया वो तो मैं तो पूरी सहमत हूँ उसमें कि अभी जो चल रहा है वैक्सीन की इन्वेस्टिगेशंस बच्चों के लिए 2 साल से 18 साल तक बच्चों के लिए जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो भारत बायोटेक की वो भी काफी तेज से चल रहा है कि अगले 2-3 महीनों में हमारे लिए मिल जाएगा ये पूरा वैक्सीन बच्चों के लिए भी। लेकिन वो तीसरा थर्ड वेव जो आने वाले है वो अक्टूबर के बाद जो लोग एक सोचना है कि ये तो थर्ड वेव में बच्चों के लिए तो ज्यादा परेशानी हो जाएगा, लेकिन इसके पहले भी हमारे लिए वो वैक्सीन मिल जाएगा। और जॉनसन के जो वैक्सीन है हैदराबाद में जो इन्वेस्टिगेशन के लिए मिल रहा है तो उसकी वजह से भी हमें जल्दी से जल्दी पूरा इंडिया में सब लोगों को वैक्सीन करना चाहिए। सर, एक और अहम बात आपसे जानना चाहेंगे। आज जिस तरह से हमने देखा कि नितिन गडकरी ने भी कहा है कि जो दूसरी कंपनियां हैं उनको भी वैक्सीन बनाने के लिए लाइसेंस देना चाहिए, यानी अब हमें इस डायरेक्शन में काम करना होगा कि रिसर्च होना चाहिए, साथ ही साथ वैक्सीनेशन का जो काम है उसमें तेजी लाई जाए। इतने बड़े देश में इतने ज्यादा लोग हैं, हमारे लिए करोड़ों लोगों के लिए 1 या 2 कंपनी से वैक्सीन बना के देना मुश्किल हो जाएगा। और खाली अभी आज के लिए तो आज तक खाली 2 कंपनियां हैं, लेकिन जाइडस कैडिला और रशिया से 2 लिया है हमने स्पुतनिक वैक्सीन, और इसके साथ साथ और दूसरे मॉडर्ना और इंटरनेशनली रिप्यूटेड कंपनी से जो मिल रहा है वो वैक्सीन वो भी हमें मिलना चाहिए। हर जगह इंडिया में तो बहुत कोनों में जो लोग हैं, जो विलेजेस में जो लोग हैं, उन सबको देने के लिए तो खाली 1 या 2 कंपनी से प्रोडक्शन इतना सही नहीं होगा। इसलिए ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए। 1 या 2 कंपनी से नहीं मिलेगा। इतना जल्दी से जल्दी मिलने के लिए तो अब ज्यादा जल्दी प्रोडक्शन भी ज्यादा करना चाहिए हमारे लिए। जाइडस कैडिला से भी अभी परमिशन मिला है, जाइडस कैडिला को भी। आज 3-4 दूसरे कंपनीज में इंडिया में जो एप्लीकेशन ICMR के साथ है उन लोगों को भी एक्सेप्टेंस अप्रूवल मिल जाएगा अगले 2-3 महीनों में, और उसके बाद अगले 4-5 महीने में पूरा इंडिया भर 60 to 70% वैक्सीनेशन तो खत्म हो जाएगा पूरा इंडिया में। जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा। और डॉक्टर राजीव दास गुप्ता, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, लगातार ये बात हो रही है कि अभी भी वैक्सीनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कोरोना के जो हम नंबर्स देख रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, कभी कम होते हैं कभी बढ़ते हैं। लेकिन इस सब के बीच में सबसे अहम बात ये कि लोगों को अभी भी प्रिकॉशन लेना है, लोगों को अभी भी ये सोचना है कि कोरोना से सबको मिलकर लड़ना है। सिर्फ एक डॉक्टर या सिर्फ अस्पताल ही काम नहीं करेगा, आम आदमी को भी आगे आना है। डॉक्टर राजीव जी, ये बिल्कुल सही फरमाया आपने। इसलिए बात जो
चल रही है या जिसकी जरूरत है जी, वो है ब्लेंडेड मैसेजेस की। ब्लेंडेड मैसेज का हम ये मतलब समझते हैं कि सॉरी, वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, वैक्सीनेशन को लेके भी लोगों के मन में शंकाएं हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, जो जायज हैं, कुछ सवालें हैं। सॉरी, और कुछ भ्रांतियां भी हैं जिसे भी हमें एड्रेस करने की जरूरत है। लेकिन साथ साथ ये भी है जो बेसिक जो 3 मूल मंत्र है, यानी डिस्टेंस मेंटेन करना, हाथ धोना और जिससे हम रेस्पिरेटरी एटिकेट या मास्क यूज करना या खांसी या छींक से औरों को बचाना, ये दोनों मैसेजेस एक साथ ब्लेंड करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। डॉक्टर श्रीभूषण जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं कि अब वैक्सीन नहीं है, लेकिन आपको भी याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही जब वैक्सीनेशन की बात हुई थी तो यही जो कॉमन पर्सन है उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन देखा जा रहा था। अब जब सेकेंड वेव हमने देखी उसके बाद लोगों को ये रियलाइज हुआ कि वैक्सीनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि कोरोना से लड़ाई सबको मिलकर लड़नी है, सिर्फ डॉक्टर या हॉस्पिटल को ही नहीं। यस, पहली बार जो वैक्सीनेशन जनवरी में जो शुरू हुआ था उस वक्त ज्यादा लोग नहीं आ रहे थे कि वैक्सीन लेने के लिए। हमारे हॉस्पिटल में पूरा एम्प्टी था वो जो जगह हमने वो शुरू किया था वो वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन धीरे धीरे जब सेकंड वेव शुरू हुआ था उसके बाद लोगों को महसूस हुआ कि तो वैक्सीनेशन तो जरूरी है और खाली वैक्सीनेशन के साथ ही हम लड़ाई वो कोरोना के अगेंस्ट लड़ाई कर सकते हैं और दूसरा और कोई तरीका नहीं है। और ये इतना सिंपल चीज, ये जो मास्क पहनना, वो सैनिटाइजर यूज करना और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सिंपल चीज है लेकिन वो पालन करना मुश्किल है डे टू डे एक्टिविटीज में। सो इसकी वजह से लोगों ने सोचा कि तो वैक्सीनेशन तो जरूरी चीज है, लेकिन जल्दी से वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चर करना पूरा इंडिया इतने करोड़ों लोगों के लिए तो इतना आसानी भी नहीं है। इसलिए पहले से इंडियन गवर्नमेंट में बताया कि 60 ईयर्स से ज्यादा जो उम्र है उन लोगों के और 45 उम्र से जो ज्यादा है वो बीमारी से लड़ रहा है, उन लोगों के लिए तो वैक्सीनेशन दिया था। अभी भी हमारे तेलंगाना में तो खाली 45 ईयर्स और उससे ज्यादा लोगों के लिए तो वैक्सीन मिल रहा है और 18 उम्र से ज्यादा लोगों के लिए तो जो गवर्नमेंट में बताया सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन इधर तो नहीं मिल रहा है। फिर भी ठीक है, लेकिन 45 ईयर्स इस ज्यादा उम्र के लोगों में वो मोर्टेलिटी ज्यादा है। इसकी वजह से उन लोगों को तो जल्दी से जल्दी वैक्सीन देना चाहिए कि हम मोर्टेलिटी कम कर सकते। अब तो वायरस स्प्रेड करना, वो तो ब्रेक करना, उसको तो इतना सिंपल चीज नहीं है, वो तो स्प्रेड हो गया ऑलरेडी। लेकिन हमारे लिए तो मोर्टेलिटी रेट जो है उसको कम करना चाहिए। इसकी वजह से अस्पताल में जो फैसिलिटीज है, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज है वो भी इंप्रूव करना चाहिए, बेड्स ज्यादा करना चाहिए और ऑक्सीजन भी ज्यादा मिलना चाहिए। उसके लिए ऑक्सीजन प्लांट्स भी बनाना चाहिए, वो तो हर अस्पताल में, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और लोगों की कोऑपरेशन भी चाहिए हम इसमें। सो लॉकडाउन तो एक्सटेंड किया है वो गवर्नमेंट्स लोकली और तेलंगाना में 30 तारीख तक तो लॉकडाउन एक्सटेंड किया है, लेकिन उसके बाद भी लोग सेल्फ लॉकडाउन रखना चाहिए उन लोगों के लिए और पर्सनली और फैमिली की तरफ से उन लोगों को तो सेल्फ लॉकडाउन होना चाहिए। और ये नहीं सोचना कि हर चीज खाली गवर्नमेंट ही करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा, गवर्नमेंट भी करना चाहिए, हमें तो खाली हम जो चाहे वो करेंगे, वो गलत बात है इस समय में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने ये मैसेज दिया है कि अपनी जिम्मेदारी एज अ पर्सन भी समझना होगी। और डॉक्टर श्रीभूषण जी, आपसे जानना चाहेंगे, अपने अगर तेलंगाना की ही हम बात करें, हैदराबाद की बात करें खासतौर पर, बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट डोज ले ली थी वैक्सीनेशन की, अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो उन लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन या फिर कहें कि पैनिक देखा जा रहा है। उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या वो अभी थोड़ा वेट कर सकते हैं? था कि एक पहले फर्स्ट डोज देने के बाद दूसरे डोज के लिए तो लोग वेट कर रहे थे, लेकिन साइंटिफिकली इतना प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप 3 या 6 महीने तक भी वेट कर सकते। फर्स्ट टाइम टीका लेने के बाद उसकी जो मेमोरी होता है वो मेमोरी टी सेल्स में छिपा हो जाता है उसमें। उसके बाद जब दोबारा सेकंड डोज जो मिलता है उसके बाद फिर दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा और उसकी वजह से एंटीबॉडीज भी ज्यादा पैदा हो जाता है। सो डरने की बात नहीं है, वो चिंता की बात नहीं है कि वो तो एक वेस्ट हो जाएगा, पहले डोज तो ले लिया मैंने, 2-3 महीना हो गया, उसके बाद लिए तो वेस्ट हो जाएगा पहले डोज भी, ऐसी बात नहीं है वैक्सीन में। सो दवा में भी हो सकता है लेकिन वैक्सीन में तो नहीं होगा, क्योंकि ना हर चीज में वो ठीक वैक्सीन में जो चीज होता है उसकी मेमोरी टी सेल में चिपक जाता है। वो तो सेकंड टाइम जो बूस्टर डोज मिलता है ना उसकी वजह से जरूर वो एंटीबॉडीज ज्यादा
मैन्युफैक्चर हो जाता है शरीर में। सो इसकी वजह से लोगों को डर नहीं है कि अभी 3 या 6 महीने के बाद भी आप वो दूसरे डोज ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और साइंटिफिकली भी अब तो पब्लिकेशंस जो मिल रहा है उसमें भी 3 या 6 महीने के बीच में आप सेकंड डोज ले सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। और रिसर्च में जो वो सीरम इंस्टीट्यूट का जो कोविशील्ड टीका था उसमें रिसर्च में भी वो तो 8 हफ्ते के बाद दूसरा डोज दिलाया था उसमें और रिसर्च में भी। सो इसके बाद ये तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, तो जरूर एंटीबॉडीज मिल जाएगा उसकी वजह से। जी, ये बहुत जरूरी बात आपने हमारे इस चैनल पे बताई है ताकि लोगों तक कम से कम ये मैसेज पहुंचा है कि घबराएं नहीं बल्कि इंतजार करें और सारी चीजें धीरे धीरे मैनेज हो ही जाएंगी। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता, आपसे भी जानना चाहेंगे, अभी हम बात कर रहे थे कि ऑक्सीजन की सप्लाई भी होना चाहिए, बेड्स की भी बात लगातार की जा रही है और जाहिर सी बात है इतना बड़ा हमारा मुल्क है, इतनी बड़ी कंट्री है, इतने सारे लोग हैं, जब एक इस तरह की मुसीबत आती है तो सभी लोग उससे मिलकर लड़ते हैं। लेकिन इस लड़ाई ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। मेडिकल की दुनिया में बहुत कुछ अभी किया जाना बाकी है। क्या कुछ आपकी राय इस पर? जी बिल्कुल, इस पैंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया और एक तरह से ये इतिहास है हमारी जिंदगी में और काफी हद तक ये बहुत बड़े पैमाने पे एक एक्सपेरिमेंट भी है। हर चीज का हमें नॉलेज नहीं था, बिल्कुल जो एग्जिस्टिंग नॉलेज था उसके जरिए हम आगे बढ़ रहे हैं। नए शोध भी हो रहा है और नई नई दिशाएं भी मिल रही है और कुछ चीजें करेक्शन भी हो रहा है। जैसे पिछले 2 दिनों में कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का जो एविडेंस आया है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोई एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो इसलिए प्लाज्मा थेरेपी अब बंद करने का दिशा निर्देश है। तो ऐसे नए जो एविडेंस है, नए जो शोध है, उसके आधार पर हम स्ट्रेटेजी बदलते रहेंगे और ये फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए बड़े प्रोग्राम्स में। वैक्सीन डोजेज में भी देखिए, पहले वो 8 हफ्ता था, अब 12 से 16 हफ्ता तक उसकी सेकंड डोज की अवधि बढ़ाई दी गई। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे भी होना चाहिए क्योंकि जो एक्सपीरियंस है, जो फील्ड लेवल की एक्सपीरियंस है, वो हमें वहाँ मिलती है। तो हालांकि गाइडलाइंस नेशनल लेवल पे तय होते हैं, बट अगर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में एक्सपीरियंस कुछ अलग सा है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी उनके पास होनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही बात कही कि थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और राजीव दास गुप्ता जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर कई बार लोगों में अलग अलग उनकी कुछ सोच रही है, लेकिन अब जब लगातार हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन ही बहुत अहम एक हथियार है, बहुत चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ता है जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं उस वक्त भी और वैक्सीनेशन के बाद भी। सिर्फ जादुई चीज नहीं है, बहुत सारी प्रिकॉशंस आपको लेना पड़ेंगी। जी बिल्कुल, ये कोई जादुई चीज नहीं है और खासकर एडल्ट में बच्चों की जो वैक्सीन है वहाँ कम ज्यादा 100% उसकी प्रोटेक्शन है, लेकिन एडल्ट में वो 100% नहीं है। और सबको मालूम है कि वैक्सीनेशन के बावजूद थोड़े बहुत इन्फेक्शंस हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनमें से ज्यादातर इन्फेक्शंस जो हैं वो माइल्ड ही रहता है, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। और दूसरी तरफ देखें, जो आपने विश्वास की बात की, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, 16 जनवरी को ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और शुरुआती तौर में पहले 1-1.5 महीना सिर्फ हेल्थ वर्कर्स के लिए ही इसको रिजर्व रखा गया था क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा रिस्क है, मौतें भी हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें, आज के भी आप आंकड़ा देखें, आज मतलब कल के, अभी भी हेल्थ वर्कर्स फर्स्ट या सेकंड डोजेस, खासकर सेकंड डोजेस ले रहे हैं। इसका ये मतलब है कि अभी भी पूरा वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं है, तो उनमें भी वो हेजिटेंसी पाए गए, हेजिटेंसी है, उसको कम्युनिकेशन के जरिए एड्रेस करने की जरूरत है। और वो हम समझ सकते हैं कि आम जनता में भी होंगे। जी बिल्कुल ठीक, आपने कहा कि एक बेदारी लाने की ज़रूरत है, अवेयरनेस प्रोग्राम की अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
डॉक्टर श्रीभूषण जी, आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे, वैक्सीनेशन को लेकर लगातार बातें की जाती रही हैं, लेकिन लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा कि उनको क्या कुछ प्रिकॉशंस लेना चाहिए, वैक्सीनेशन से पहले भी, वैक्सीनेशन के बाद भी। ये एक रेगुलर प्रोसेस है। यस, वैक्सीनेशन तो सिंपल प्रोसेस ही है, उसमें कुछ ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जिनको वो इन्फेक्शन हुआ था, नेचुरल इन्फेक्शन जो हुआ था, उसके बाद 3-4 महीने के बाद कभी भी उन्हें ले सकते हैं। अब तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस में और आईसीएमआर गाइडलाइंस में भी 6 महीने के बाद ही इंजेक्शन वैक्सीन ले सकते हैं वो इन्फेक्शन के बाद। एक्चुअली इन्फेक्शन जिनको हुआ था उनको नेचुरल एंटीबॉडीज तो पैदा हो जाता है, तो दोबारा वैक्सीन लेने की जरूरत ही नहीं होगा। लेकिन हमारे ये पता नहीं है कि वो एंटीबॉडी कब शुरू होगा तैयारी, और कितने देर तक रहेगा वो शरीर में, वो पता नहीं। इसकी वजह से सबको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जैसे सबको वैक्सीन देना चाहते हैं, लेकिन वो जो लेना चाहते हैं वो 6 महीने के बाद ही लेना। अब तो वैक्सीन इन्फेक्शन, पहले इन्फेक्शन जिनको हुआ था और जो इन्फेक्शन कभी नहीं हुआ था, वो वैक्सीन लेने के लिए तो वो तो अब जो दवा ले रहे हैं वो दिल की वजह से, वो किडनी गुर्दों की बीमारी की वजह से, और दूसरी शुगर और बीपी की दवा जो ले रहे हैं वो बंद नहीं करना चाहिए कभी। और कभी कभी दिल की बीमारी और पैरालिसिस जैसे लोगों के लिए तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए दवा दे देते हैं, वो बंद करके जा रहे लोग, और बंद नहीं करना चाहिए कभी भी। जो दवा जो डेली ले रहा है वो बंद कभी नहीं करना चाहिए उसकी। और टीका जो लेना है, ठीक है, लेने के बाद उनको 1 या 2 दिन के लिए तो थोड़ा दर्द हो जाएगा उधर, और दूसरे जो कभी बुखार जैसे भी लगेगा, और वो तो वैक्सीन में रूटीन है। छोटे बच्चों के लिए हम पोलियो ड्रॉप्स दे देते, वो पोलियो ड्रॉप्स के बाद ही छोटे बच्चों के लिए हम बताते हैं कि वो पोलियो ड्रॉप्स के बाद 1 दिन के लिए देखना पड़ेगा आपको, और जो बुखार है तो क्रोसिन सिरप दे दीजिए, क्रोसिन ड्रॉप्स दे दीजिए बोल देते हैं छोटे बच्चों के लिए। हाँ, इसमें नहीं। और डीपीटी, एमएमआर जैसे सिंपल वैक्सीनेशन में भी कभी कभी बुखार हो जाता है, इधर भी वैक्सीनेशन के बाद कभी बुखार हो जाएगा। और लोग ये सोच रहे कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद 2-3 हफ्ते के अंदर कभी पॉजिटिव हो रहा है, सो ये सब उस वैक्सीन की वजह से नहीं, जो वैक्सीन के समय पे जो इन्फेक्शन हो रहा है वो एसिम्प्टोमेटिक लोग होता है, उनकी वजह से वैक्सीनेशन की समय पे लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है। वो लोग सोच रहे हैं कि वैक्सीनेशन की वजह से हो रहा है, लेकिन ये नहीं। उधर जो वैक्सीनेशन जो सेंटर जो है ना, वो तो हॉटस्पॉट जैसे बन रहा है कहीं भी, क्योंकि लोग तो भीड़ बन जा रहे हैं उधर, वो तो इसकी वजह से भी हो जाएगा। सो उधर भी उन लोगों को तो मास्क पहनना पड़ेगा, और वो जो गवर्नमेंट में जो बताया है वो उसी सेंटर में जाके वो वैक्सीन लेना पड़ेगा, और टाइम पे जाके लेना पड़ेगा, लेकिन भीड़ नहीं बनाना उधर। सो इसकी वजह से लोगों को वैक्सीनेशन के बाद भी कभी कभी वो हम सुन रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद पॉजिटिव हो रहे हैं लोगों। सो लेकिन वो डरने की बात नहीं है। वैक्सीन तो इन्वेस्टिगेशंस में पता है कि तो बहुत सेफ है और सुरक्षित है, उसको डरने की बात नहीं है। वैक्सीन तो ले सकते, लेकिन ज्यादा प्रिकॉशंस पहले नहीं, वैक्सीन लेने के बाद प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, और 1 या 2 दिन के लिए पूरा कंप्लीट बेड रेस्ट लेना पड़ेगा कभी कभी बुखार या बॉडी पेन से तो। और दूसरी दवा जो ले रहा है वो बंद नहीं करना चाहिए कभी। जी डॉक्टर श्रीभूषण जी, इसी कड़ी में हम आपसे पूछना चाहेंगे, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो शुगर वाले पेशेंट्स हैं, उनके लिए क्या कुछ खास एडवाइजरी? तो स्पेशल से अलग से एडवाइस नहीं होगा इन लोगों के लिए, लेकिन शुगर कंट्रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं ये भी बताया कि मैं वो वैक्सीनेशन की समय पे जो वो प्रॉब्लम हो रहा है उनकी वजह से सबको इन्फेक्शन भी हो रहा है। सो वैक्सीन के साथ साथ वैक्सीन एक बार देने के बाद उनको मिनिमम 3 या 4 हफ्ते तक वो एंटीबॉडीज पैदा होना शुरू नहीं होगा। इसकी वजह से वो तो उसके पहले कभी भी वो एक्सपोज है तो इनको इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए वैक्सीनेशन के समय पे शुगर कंट्रोल ठीक रखना चाहिए। जो टैबलेट ले रहा है, जो इंजेक्शन इंसुलिन जैसे ले रहा है, वो तो जरूर कंटिन्यू करना चाहिए, और शुगर कंट्रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये भी हम देख रहे कि वो कोरोना इन्फेक्शन के साथ साथ कभी पहले बार उनको जिंदगी में डायबिटीज भी शुरू हो रहा है, और उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। और कोरोना के टाइम पे लोगों को स्टीरॉइड्स जो दे रहा है उसकी वजह से भी इन्फेक्शन की, कोरोना की जो स्टीरॉइड दे रहा है उसकी वजह से भी लोगों को शुगर कंट्रोल खराब हो रहा है। उसकी वजह से बाद में उनको सुपर एडेड सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है, उसमें से एक ब्लैक फंगस जैसे इन्फेक्शन भी हो रहा है। इसलिए शुगर कंट्रोल बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भूलना नहीं। और शुगर कंट्रोल के लिए जो दवा ले रहा है वो डॉक्टर से संपर्क करके उनको पता होना चाहिए कि कैसे ठीक करना चाहिए, क्योंकि पहले बार डायबिटीज शुरू है तो ये कोरोना के टाइम पे उनको इतना आसानी से पता नहीं चलेगा क्या दवा लेना है, कैसे लेना है, शुगर कंट्रोल कैसे रखना है, ये सब पता नहीं चलेगा। लेकिन पता करना चाहिए, वो डॉक्टर से संपर्क करके पता करना चाहिए कि शुगर कंट्रोल कैसे रखना चाहिए। और इस समय पे जो लोगों में डिप्रेशन हो रहा है, वो घर में बैठ रहा है, वो फिजिकल एक्टिविटी भी ज्यादा नहीं है, तो शुगर कंट्रोल कुछ ना कुछ खराबी तो होगा ही जरूर, लेकिन तो कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
जी बिल्कुल ठीक आपने ये बात कही है और हमारे तमाम नाजरीन तक बहुत ही अच्छे अल्फाज में आपकी तमाम बात पहुंच रही है। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ये बात कह रहे थे कि बहुत सारे लोग घरों में ही अपने इलाज शुरू कर रहे हैं और जब मामला बहुत सीरियस हो जाता है तब वो डॉक्टर या हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि जैसे ही आपको कुछ भी सिम्टम दिखाई दे या कुछ भी आपको तकलीफ है, आप फौरी अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, मामले को ज़्यादा आगे ना बढ़ाएं। क्या कुछ इस पर आपकी राय? जी बिल्कुल सही फरमाया डॉक्टर साहब ने। इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो यह है कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उसके होम आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट के गाइडलाइंस हैं, जिसमें ज़्यादातर मरीज जो हैं वो तो घर पे ठीक हो जाएंगे, लेकिन ज़रूरी है कि वो किसी डॉक्टर से संपर्क में रहें। और यहाँ कई स्टेट्स ने बड़े अच्छे कदम उठाए हैं। हेल्पलाइंस के जरिए या एप्स के जरिए वो डॉक्टर से या स्वास्थ्य कर्मी से उनको लिंक कर रहे हैं। लेकिन ये चुनौती हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी जैसे जैसे ये ग्रामीण क्षेत्रों में ये फैल रहे हैं या ट्राइबल एरियाज में या आम जनजातियों में फैल रहे हैं, जहाँ ना इतने कनेक्टिविटी है या ना स्वास्थ्यकर्मी या डॉक्टर खासकर अवेलेबल है सही मात्रा में। तो शहर में जो चीज़ संभव है वो चीज़ हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में या जो रिमोट एरियाज है वहाँ के लिए हमें अडेप्ट करना पड़े। और वो चुनौती जो है, वो अनुभव जो है वो जिला स्तर पे है, और इसीलिए बार बार हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि वहाँ ये फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो अपने सिचुएशन के अनुसार इसको मोल्ड कर सके। जी बिल्कुल, और काफ़ी अहम मालूमात, काफ़ी अहम जानकारियाँ आप हमारे ख़ास मेहमानों ने हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई हैं और आगे भी हम आपसे इसी तरह से जानकारी हासिल करते रहेंगे। फ़िलहाल हम आप दोनों का अपना इतना कीमती वक्त हमारे नाज़रीन को देने के लिए, इतनी अहम मालूमात देने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता आपका भी, साथ ही साथ डॉक्टर श्रीभूषण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में तमाम तर जानकारी देने के लिए। और ख़बर दोपहर में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आदाब।